राधा एक गरीब लड़की थी। वो अपनी माँ मालती के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। राधा घर का गुजारा चलाने के लिए रंग बिरंगी लिपस्टिक बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन सड़क किनारे राधा लिपस्टिक बेच रही थी। लिपस्टिक ले लो, लिपस्टिक, रंग बिरंगी लिपस्टिक ले लो, सस्ती और टिकाऊ, सिर्फ 20 रुपए में लिपस्टिक ले लो। तभी वहाँ कॉलेज की 2 लड़कियाँ आईं जो कि बस का इंतजार कर रही थी। ये देख राधा बोली, मैडम जी देखो ना, मेरे पास कितनी सुंदर सुंदर लिपस्टिक है, इनमें से एक ले लो ना, दाम भी बहुत कम है, सिर्फ 20 रुपए। उनमें से एक लड़की जिसका नाम टीना था गुस्से से बोली, हम तुझ जैसी सड़क छाप लड़की से लिपस्टिक नहीं खरीदेंगे। मैडम जी एक बार मेरी लिपस्टिक खरीद कर तो देखो, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला, ये प्राकृतिक है। एक बार कह दिया ना नहीं चाहिए तेरी घटिया लिपस्टिक। हाँ। तभी टीना की सहेली काजल बोली, यार टीना चल एक बार उसकी लिपस्टिक ट्राई करके देखते हैं। तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे पता है ना मैं ब्रांडेड लिपस्टिक खरीदती हूँ। कोई बात नहीं, तुम मत खरीदना, मैं खरीद लेती हूँ। अगर तुझे लिपस्टिक खरीदनी है तो बढ़िया ब्रांड की लिपस्टिक खरीद। पिछली बार तेरी बात मानकर ब्रांडेड लिपस्टिक खरीदी थी जिससे मुझे एलर्जी हो गई। एक बार इस लड़की की दुकान से लिपस्टिक खरीद कर देखने में क्या हर्ज है। काजल जैसे ही राधा की दुकान की ओर जाने लगी तभी टीना बोली, काजल बस आ गई, जल्दी आ वरना छूट जाएगी। ओह आती हूँ। दोनों सहेलियां बस में बैठकर चली गईं। वहीं बेचारी राधा उदास सड़क किनारे बैठी सोचने लगी, आज भी कोई कमाई नहीं हुई, क्या करूं? घर जाकर माँ को जवाब क्या दूंगी? राधा ये सोचकर दुखी हो रही थी। राधा जिस सड़क किनारे अपना दुकान लगाती थी वहीं पर मंजुलिका नाम की लड़की की कॉस्मेटिक की दुकान थी। वो राधा को देख हंसते हुए बोली, तुझे कितनी बार कहा है अपनी सड़ी हुई लिपस्टिक की दुकान लेकर घर बैठ जा, सपने में भी तेरी लिपस्टिक कोई नहीं खरीदने वाला। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? मेरी लिपस्टिक ब्रांडेड लिपस्टिक के मुकाबले बहुत अच्छी है। अच्छी है तो कोई तुझसे खरीदता क्यों नहीं? अब तू अपनी दुकान यहाँ से हटा ले, तेरे लिए यही अच्छा होगा। ये कहते हुए मंजुलिका वहाँ से चली गई। सुबह से शाम हो गई लेकिन बेचारी राधा की बोनी तक नहीं हुई। कुछ देर बाद अंधेरा भी हो चला। राधा अपनी लिपस्टिक समेट कर झोपड़ी की ओर चल पड़ी जहाँ उसकी माँ मालती बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन घर पहुँचने से पहले रास्ते में राधा को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राधा ने देखा सड़क किनारे एक छोटी सी लड़की रोए जा रही थी। मैं यहाँ क्यों आई? इससे अच्छा तो मेरा घर था, यहाँ सब बहुत बुरे हैं। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मेरे पास आओ। ये कहते हुए राधा प्यार से छोटी सी लड़की को पुचकारने लगी। तभी रोना छोड़ लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सेजल है, मैं यहाँ घूमने आई थी और घर जाने का रास्ता भूल गई, लेकिन यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। ओह तुम्हें भूख लगी है? चलो मेरे साथ, मेरा घर पास में ही है, घर पर जो रूखा सूखा बना होगा खा लेना। ये सुन लड़की खुश हो गई। राधा नन्ही लड़की को लेकर अपने घर पहुँची। तब राधा की माँ मालती बोली, आ गई बेटी, आज बहुत देर लगा दी तूने आने में, और तू अपने साथ किसे लाई है? माँ इसका नाम सेजल है, बेचारी अपना घर भूल गई है, इसलिए इसे मैं अपने साथ घर ले आई। कल सुबह होते ही मैं सेजल को उसके घर छोड़ाऊंगी। चलो अच्छा किया बिटिया, अब चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने खिचड़ी बनाई है। माँ घर पर तो दाल चावल कुछ नहीं था, फिर तुमने खिचड़ी कैसे बनाई? मैं रतन लाल की दुकान से राशन उधार ले आई हूँ। उधार लाने की क्या जरूरत थी माँ? पता है ना रतनलाल कितना चालाक है, वो जानबूझकर राशन के ज्यादा पैसे बना देता है। तो ये सब छोड़ और गर्मा गर्म खिचड़ी खा और अपनी नन्ही दोस्त को भी खिला। मालती ने खिचड़ी परोसा। राधा बेमन से खिचड़ी खाने लगी। वहीं नन्ही सेजल खिचड़ी खाते ही खुश होते हुए बोली, अरे वाह कितना स्वादिष्ट खाना है, परी लोग जाऊंगी तो माँ को ऐसी ही खिचड़ी बनाने बोलूंगी। क्या कहा तुमने सेजल बिटिया? कुछ नहीं, क्या और थोड़ी खिचड़ी मिलेगी? मुझे और खाना है। पतीले में थोड़ी बहुत खिचड़ी बची थी। मालती ने सारी खिचड़ी परोस दी। नन्ही सेजल खिचड़ी खाकर बहुत खुश थी। रात काफी हो चुकी थी लेकिन राधा को नींद नहीं आ रही थी।
वो उदास होकर आंगन में बैठ गई। ये देख सेजल बोली, दीदी तुम इतनी उदास क्यों हो? बहुत दिनों से मेरी एक भी लिपस्टिक नहीं बिकी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कुछ ठीक नहीं होने वाला। सभी लोग बड़ी बड़ी दुकानों से ब्रांडेड लिपस्टिक खरीदते हैं, भला मेरी मामूली लिपस्टिक कौन खरीदेगा? राधा की ये बात सुन सेजल ने अपनी फ्रॉक की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी डिब्बी निकाली। दीदी ये डिब्बी तुम रख लो। भला मैं इस डिब्बी का क्या करूंगी? दीदी ये मेरी जादुई डिब्बी है, तुम इस डिब्बी में एक एक कर अपनी लिपस्टिक रखना, तुम्हारी सभी लिपस्टिक जादुई हो जाएंगी। फिर देखना तुम्हारी जादुई लिपस्टिक खरीदने हर कोई तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी तुम्हें सब समझ आ जाएगा, पहले जैसा मैंने कहा है वैसा करो। राधा ने सेजल की बात मान बिल्कुल वैसा ही किया और अपनी सभी लिपस्टिक को जादुई डिब्बे में रखकर सो गई। फिर अगली सुबह राधा सेजल से बोली, चलो सेजल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ, उसके बाद मुझे लिपस्टिक बेचने भी तो जाना है। दीदी मुझे अपने घर का पता नहीं मालूम। अरे फिर तुम घर कैसे जाओगी? तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। तुम चिंता मत करो, माँ मुझे ढूंढते हुए खुद यहाँ आ जाएंगी। भला तुम्हारी माँ को कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ हो? जादू से, क्योंकि मेरी माँ परिलोक की रानी परी है। राधा को सेजल की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लगता है तुम ज्यादा ही परियों की कहानियाँ सुनती हो। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, मेरी माँ जल्द ही मुझे लेने आएगी, देख लेना। तब तक मैं आपके साथ लिपस्टिक बेचने चलती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। सेजल राधा के साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद राधा सड़क किनारे पटरी पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहाँ कॉलेज की वही दो लड़कियाँ आईं। टीना सुनना, तू यहीं रुक, मैं उस लड़की की रेड कलर की लिपस्टिक लेकर आती हूँ। कल बस पकड़ने के चक्कर में खरीद नहीं पाई थी। हाँ, लगता है तू मेरी बात नहीं मानेगी, जा खरीद ले घटिया लिपस्टिक। तेरे कहने पर पिछली बार मॉल से इतनी महंगी लिपस्टिक खरीदी थी, नतीजा क्या हुआ? होठ पूरे काले पड़ गए और ऊपर से सूजन भी हो गई। बस आती ही होगी, मैं फटाफट से उस लड़की से लिपस्टिक लेकर आती हूँ। काजल ने तुरंत जाकर राधा से रेड कलर की लिपस्टिक खरीदी। मैडम जी ये लीजिए। कितना हुआ? सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए पाकर राधा बहुत खुश थी और भगवान का शुक्रिया करने लगी। वहीं मंजुलिका ये देख मुंह बनाने लगी, लेकिन काफी देर तक उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। तभी फिर अचानक काजल और टीना उसकी दुकान पर आए। अरे वाह, तुम्हारी लिपस्टिक ने तो कमाल कर दिया। मेरे होठों का कालापन बिल्कुल गायब हो गया और चेहरे की रंगत भी निखर गई। मैं तो तुमसे डिफरेंट शेड की और लिपस्टिक खरीदने आई हूँ। सुनो, मुझे भी रेड और पिंक कलर की लिपस्टिक चाहिए। मुझे भी तुम्हारी लिपस्टिक का जादू देखना है। टीना और काजल की बात सुन आसपास खड़ी औरतों की वहाँ भीड़ जमा हो गई और कुछ मिनटों में राधा की सारी लिपस्टिक बिक गई। तभी वहाँ कुछ औरतें आईं और बोली, सुनो, हमें भी लिपस्टिक चाहिए, हमें भी अपने चेहरे की रंगत निखारनी है। माफ करना, अभी तो सभी लिपस्टिक बिक गई हैं, आप सभी कल आना। एक एक कर सभी औरतें वहाँ से चली गईं। तभी राधा खुश होते हुए बोली, आज तो मेरी सारी लिपस्टिक बिक गई। मेरी लिपस्टिक में जादू है, मगर कैसे? तभी उसे सेजल की बात याद आई। सेजल, सच में तुम्हारी जादुई डिब्बी ने तो कमाल कर दिया। देखो आज मेरी कितनी अच्छी बिक्री हुई है। अब देखना तुम्हारी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने जादुई डिब्बी देकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तभी मंजुलिका ने उन दोनों की बात सुन ली और राधा से जादुई डिब्बी छीनने लगी। चल जल्दी से दे मुझे जादुई डिब्बी, मैं इस जादुई डिब्बी से लाखों कमाऊंगी। नहीं दूंगी, ये मेरी है। तभी सेजल राधा की मदद करते हुए बोली, जादुई डिब्बी वापस कर कपटी औरत। नहीं करूंगी, चल दूर हट। ये कहते हुए मंजुलिका ने सेजल को धक्का दिया। तभी आसमान से गुजर रही रानी परी ने ये सब देख लिया। लगता है वहाँ मेरी मदद की जरूरत है, मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर माजरा क्या है। इतना कहकर रानी परी जैसे ही नजदीक गई तो उसने अपनी बेटी सेजल को पहचान लिया। शुक्र है तुम मिल गई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ओह माँ, तुम आ गई।
दोनों आपस में बातें कर ही रही थीं कि तभी मौका पाकर मंजुलिका जादुई डिब्बी लेकर वहाँ से भागने लगी। तभी रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और मंजुलिका के दोनों पैर एक जगह जम गए। मैं हिल क्यों नहीं पा रही? मेरे पैरों को क्या हो गया? माँ, इस कपटी को मत छोड़ना, इसे जादुई शक्ति से बंदरिया बना दो। नहीं नहीं, मुझे बंदरिया मत बनाना, मैं इंसान ही ठीक हूँ। राधा, मुझे माफ कर दो। मंजुलिका ने अपने किए की राधा से माफी मांगी। फिर राधा के कहने पर रानी परी ने मंजुलिका को छोड़ दिया। आजाद होते ही मंजुलिका नंगे पांव ही भाग खड़ी हुई। ये देख सभी हंसने लगे। उसके बाद रानी परी सेजल से बोली, चलो सेजल, अब परी लोग जाने का समय हो गया है, आगे से बिना बताए कहीं मत जाना। उसके बाद सेजल राधा से गले मिलकर परी लोग वापस लौट गई। वहीं राधा अब जादुई डिब्बी की मदद से लिपस्टिक को जादुई बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे उसकी जादुई लिपस्टिक हर जगह मशहूर हो गई और कुछ ही दिनों में उसके घर की आर्थिक हालत बिल्कुल ठीक हो गई और वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अनाथ बच्चे। सांची अपनी माँ संगीता के साथ काशीपुर गांव में रहती थी। सांची जब 2 साल की थी तब उसके पिता का देहांत हो गया था। पति के गुजर जाने के बाद संगीता दूसरों के घरों में सफाई का काम करके अपनी बच्ची का पालन पोषण करने लगी। इस तरह 5 साल बीत गए। रूखी सूखी खाकर दोनों माँ बेटी गुजारा कर रहे थे कि अचानक संगीता एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। संगीता को अब सांची की चिंता सताई रहती थी कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी की देखभाल कौन करेगा। शहर में संगीता का छोटा भाई विनोद रहता था। एक दिन संगीता ने अपने भाई विनोद को फोन किया और रोते हुए अपनी परेशानी बताई। मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी बिल्कुल अकेली हो जाएगी। बस तुमसे ही उम्मीद है भैया। सांची का अच्छे से ख्याल रखना। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है बहन, तुम चिंता मत करो, हम आज ही शाम को तुमसे मिलने आएंगे। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। शाम को ऑफिस से आने के बाद ये बात विनोद ने अपनी पत्नी शीला को बताते हुए बोला। शीला, आज सुबह मेरी बहन का फोन आया था। वो बहुत बीमार है। वो चाहती है कि हम सांची को अपने पास रख लें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सांची की देखभाल कौन करेगा? अरे, हम उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं? हमारी बेटी प्रिया अभी बहुत छोटी है। प्रिया की देखभाल करने में ही पूरा समय निकल जाता है। तुम्हारी बहन की बेटी की देखभाल कहाँ से करूँगी? छोड़ आना उसे किसी अनाथ आश्रम में। ये तुम क्या कर रही हो शीला? अगर हमारे साथ यहाँ रहेगी तो तुम्हारी मदद भी तो कर दिया करेगी। अगली सुबह विनोद और शीला दोनों गाँव जाने के लिए निकल गए। आ गए भैया तुम। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। अब मैं चैन से मर सकूंगी। भैया, सांची की अच्छे से देखभाल करना। सांची बेटा, आखिरी बार माँ के गले नहीं लगोगी। ये कहते हुए संगीता ने आखिरी सांस ली। सांची रोते हुए माँ के गले लग गई। विनोद ने चुप कराते हुए सांची को कहा, चुप हो जाओ बेटी। आज से तुम मुझे और अपनी मामी को अपने माता पिता ही समझना। आज से हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। तुम्हें हम अपनी बेटी प्रिया की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ बेटी सांची, इधर आओ मेरे पास। मैं तुम्हारी माँ जैसे ही हूँ। मुझे माँ कहकर बुलाना। पर सांची रोई जा रही थी। फिर विनोद ने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद सांची को लेकर वापस शहर लौट आए। घर पहुंचकर विनोद और शीला अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। रात को सोते समय शीला ने सांची को रसोई में दरी बिछाकर सोने को कहा। सांची पूरी रात डरी सहमी अपनी माँ को याद करती रहती है। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो सो पाई। अगली सुबह शीला सांची को आवाज लगाकर उठाने लगी। सांची, उठ जल्दी। हमारे यहाँ इतनी देर तक नहीं सोते। कितना काम पड़ा है। मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूँगी? माँ, रात में डर लग रहा था, इसलिए रात में सो नहीं पाई। सुन लड़की, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। मुझे मालकिन कहकर बोला। चल, अब जल्दी से उठकर सभी कमरों में झाड़ू लगा। तब तक मैं प्रिया के लिए दूध गर्म करती हूँ। सांची मन ही मन बहुत रोई। फिर वो पूरे कमरे में झाड़ू लगाने लगी। धीरे धीरे शीला सांची से घर का सारा काम करवाने लगी।
सांची को जब भूख लगती तो शीला उसे बचा कुचा खाना खाने को दे दिया करती। एक दिन विनोद अपनी बेटी के तीसरे जन्मदिन पर उसके लिए ढेर सारे खिलौने और नए कपड़े लेकर घर आया। इतने सारे नए नए खिलौने और कपड़ों को देखकर सांची मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि उसे लगा कि प्रिया के साथ साथ उसके मामा उसके लिए भी नए कपड़े और खिलौने लेकर आए होंगे। लेकिन विनोद सब खिलौने और नए कपड़े लेकर प्रिया के कमरे में गया। अरे मेरी राजकुमारी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने और नए कपड़े लेकर आया हूँ। आपका आज जन्मदिन है ना, आज तो ढेर सारे उपहार मिलेंगे हमारी गुड़िया रानी को। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी बेटी को नजर लगा रही है? चल जा यहाँ से। और रसोई में छोटे बर्तन रखे हैं, उन्हें जाकर धो ले। याद रख, एक भी बर्तन गंदा हुआ तो तेरी खैर नहीं। सांची रसोई में जाकर बर्तन धोने लगी और रोते हुए अपनी माँ को याद करती है। प्रिया का जन्मदिन था, इसलिए विनोद और शीला ने घर पर छोटी सी जन्मदिन की पार्टी रखी थी। धीरे धीरे घर पर मेहमान आने लगे। तब शीला सांची से बोली, सुन सांची, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, सबको जाकर कोल्ड ड्रिंक देना शुरू करो। याद रहे, कोई मेहमान छूटना नहीं चाहिए, वरना आज तुझे खाना नहीं दूंगी। तब पार्टी में आई शीला की सहेली मोनिका बोली, ये कौन है शीला? पहले तो इस लड़की को तुम्हारे घर में कभी नहीं देखा। अरे तुम तो मेरे हस्बैंड के नेचर जानती ही हो, उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। हम कल गांव से वापस आ रहे थे, तब ये बेचारी हमें रास्ते में रोते हुए मिली। बेचारी की माँ नहीं है, अब यहाँ रहेगी तो थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख जाएगी। खैर ये सब छोड़ो, आपने अभी तक कोल्ड ड्रिंक नहीं ली। सांची इधर आओ, इन्हें कोल्ड ड्रिंक दो। आंटी जी ये लीजिए। थैंक यू बेटा। फिर विनोद और शीला मिलकर अपनी बेटी प्रिया का जन्मदिन मनाते हैं। बेचारी सांची ये सब देख अपने माता पिता को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सांची को गांव से आए 6 महीने बीत गए। एक दिन विनोद को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना था। विनोद शीला से कहता है, शीला, मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ, तुम प्रिया का ख्याल रखना। वैसे सांची तुम्हारे साथ है, घर का काम करने में तुम्हारी मदद कर देगी। विनोद के जाते ही शीला सांची पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगी। वो सारा दिन सांची से ही काम करवाने लगी। एक दिन की बात है, शीला प्रिया को लेकर शॉपिंग करने गई तो सांची को घर में बंद कर रसोई में ताला लगा गई। सांची बेचारी भूखी प्यासी रोती रही। कई घंटों के बाद शीला शॉपिंग कर घर लौटी। आते समय शीला बाजार से अपने लिए खाने का सामान लेकर आई और बैठकर खाने लगी। भूखी प्यासी सांची शीला को खाते हुए देखी जा रही थी। तब शीला ने सांची को उसी में से बचा हुआ अपना झूठा खाना खाने को दिया। सांची अब बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन बाथरूम में नहाते वक्त शीला का पैर फिसल गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। दाहिने पैर में तेज दर्द के कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। सांची ने जब शीला की चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो दौड़ते हुए बाथरूम की ओर भागी। जब वो बाथरूम में पहुंची तो उसने वहां शीला को बाथरूम के फर्श पर दर्द से तड़पते हुए देखा। सांची शीला को बड़ी मुश्किल से किसी तरह उठाकर कमरे तक ले आई और पलंग पर लेटा दिया। शीला का दाहिना पैर बुरी तरह सूजा हुआ था। सांची फटाफट रसोई में जाकर तेल गरम करके लाई और शीला के पैरों में मालिश करने लगी, लेकिन शीला के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। शीला अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर घर बुलाती है। डॉक्टर ने घर आकर पैरों की जांच कर शीला से कहा, शीला जी, अचानक पैर फिसलने से आपके पैर में मोच आ गई है। इसकी वजह से अंदर का मांस फट गया है। कुछ दिन पैरों को आराम देने की सख्त जरूरत है, नहीं तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। मैं आपके पैर में पट्टी बांध देता हूँ और ये कुछ दवाइयाँ हैं, आपको रेगुलर खाना होगा। ये दवाइयाँ आपके पैर की सूजन को कम करेगी। कुछ दिन आपको बेड रेस्ट लेना होगा, तभी आपका पैर जल्दी से ठीक हो पाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे दोबारा से फोन कर लेना। डॉक्टर के चले जाने के बाद शीला भावुक होकर रोने लगी। पैरों में तेज दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी सांची शीला के पास आई और उसके आंसू पोंछने लगी। मालकिन, आप रोइए मत, आपका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। आप ये दवाई खा लो, इससे आपको आराम मिलेगा। आप प्रिया की चिंता मत करना, मैं उसका ध्यान रखूंगी। आपको पता है, मैंने अपनी माँ से बहुत अच्छी खिचड़ी सीखी है। मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बनाकर लाती हूँ।
उसके बाद सांची शीला को गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर खिलाती है। साथ ही प्रिया का भी ध्यान रखती है। सांची शीला का ध्यान रखने लगी। उसे हाथ पकड़कर वॉशरूम ले जाना, समय पर दवाइयाँ देना, खाना बनाना और घर के बाकी काम करना, सारे काम इतनी छोटी उम्र में सांची अकेले संभाल रही थी। शीला सांची को अपने इस तरह देखभाल करते देख मन ही मन रो पड़ी। शीला ने विनोद को फोन पर अपने पैर के बारे में कुछ नहीं बताया ताकि वो परेशान होकर काम छोड़कर घर वापस न आ जाए। एक रात शीला सो रही थी, तभी उसके सपने में सांची की माँ संगीता आई। ये देख शीला सहम गई। तब संगीता की आत्मा ने शीला से बोली, शीला, मैंने तुम्हें अपने सांची को एक भरोसे पर सौंपा था ताकि तुम माँ बनकर सांची की देखभाल करोगी, पर तुमने मेरी बच्ची पर इतना अत्याचार किए। फिर भी मेरी बच्ची ने तुम्हारी तकलीफ को समझा और तुम्हें माँ समझकर तुम्हारी सेवा कर रही है। तुम भी उसे बेटी मानकर उसे माँ का प्यार दो। मेरी बच्ची को खुश देखकर मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अचानक से शीला की आँख खुल गई। संगीता की कही हुई बातें उसके कानों में गूंजने लगती है। वो घबराकर उठ गई और भगवान से अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगने लगी। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। दवाई और आराम मिलने से शीला के पैर की सूजन अब कम हो गई थी। विनोद जब एक हफ्ते के बाद घर लौटा तो तब उसे सारी बात पता चली। शीला ने सांची की तारीफ करते हुए बताया कि इस संकट की घड़ी में मासूम सांची ने उसका बहुत साथ निभाया। विनोद ने प्यार से सांची के सिर पर हाथ फेरा और उसे धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद शीला का पैर बिल्कुल ठीक हो गया। तब सांची बोली, मालकिन, अब तो आपके पैरों की सूजन बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो आप चल पाओगी। सांची, मालकिन नहीं, माँ बोल मुझे। मैं तेरी माँ हूँ। आ मेरी बच्ची, मेरे गले से लग जा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तुझे इतने दुख दिए, तुझ पर इतना अत्याचार किए। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अब कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर शीला सांची को गले से लगा लेती है। इस तरह सांची को नई माँ मिल जाती है। उसके बाद सांची हंसी खुशी मामा मामी के साथ रहने लगी।